So today we are starting a quick revision of chapter number 1 और chapter number 1 I tell you इतना easy है। 4-5 फोटोज है मेरे पास, बस वो फोटोज अगर हम पढ़ लेंगे ना चैप्टर 1 ऑलमोस्ट सारा हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, बट उसके ऊपर उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्विकली हम जाते हैं बोर्ड के ऊपर, बट उसके पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये जो वर्ड है ना इकोनॉमिक्स, ये डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ओइकोनॉमिया। ओइकोनॉमिया जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज ओइको, अनदर इज नॉमस। जिसमें से ओइको का मतलब होता है, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, हाउस, एंड नॉमिया मतलब होता है मैनेजमेंट। इट्स अ होम मैनेजमेंट, ये बच्चे बच्चों को पता है। लेकिन अब इकोनॉमिक्स में हाउ इट इज होम मैनेजमेंट, तो जैसे एक घर में जो प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम सारे इकोनॉमिक्स में पड़ा है। क्या है वो प्रॉब्लम, उसको उस प्रॉब्लम को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड दिस प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। अब किस चीज की स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी मतलब कमी, किस चीज की स्कैरसिटी है। तो कहते हैं चाहे वो घर रहे या वो नेशन रहे या सोसाइटी रहे या कोई कंपनी रहे, सबके केस में वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, है ना। तो वांट्स खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि वांट्स का बेसिक नेचर ही ऐसा है कि व्हेन वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट अराइजेस। तो जब एक इच्छा आपकी पूरी होगी, आपकी दूसरी इच्छा अराइज होती है, दूसरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तीसरी अराइज होगी, तीसरी इच्छा, चौथी, ये चलते ही रहता है जब तक जिंदगी ये चलती रहे। लेकिन तो वांट्स कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड, ये अंतिम सत्य है। चाहे वो कोई इंडिविजुअल रहे, चाहे वो कंपनी रहे, चाहे वो कोई गरीब से गरीब इंसान रहे या कोई अमीर से अमीर इंसान रहे। लेकिन चाहे वो कोई अंडर डेवलप कंट्री का बंदा रहे या कोई डेवलप कंट्री का बंदा रहे, हर जगह पे ये वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। तो मुझे बताओ, अगर किसी के पास बेशुमार दौलत है तो भी क्या ये सारे वांट्स कभी फुलफिल हो सकते हैं? नहीं। उसके पास जितनी भी दौलत है, जितना भी रिसोर्सेज है, उससे वो जितने भी वांट फुलफिल कर ले, फिर वांट्स अराइज होने वाले। इसके लिए रिसोर्सेज एज कंपेयर टू वांट्स आर ऑलवेज लिमिटेड, आर ऑलवेज शॉर्ट, आर ऑलवेज स्carce, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ scarcity which is called economic problem। एंड इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स डील्स विद दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में जितने भी लॉज, जितने भी प्रिंसिपल्स, जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं, वो किसी ना किसी के स्कैरसिटी के प्रॉब्लम से डील करने को सिखाते हैं। जैसे कि अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का बात करें, तो बिजनेस मतलब बहुत सारे वांट्स, बट रिसोर्सेज अगेन कम। रिसोर्सेज में वो मैनमेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मनी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर रिसोर्स, जो भी है, ये सारे रिसोर्सेज कम ही पड़ेंगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाएगा, कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करें ताकि हम सारे वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, तो जितना पॉसिबल है उतने मैक्सिमम वांट्स हम सेटिस्फाई कर सके। एंड दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, एंड इस एग्जांपल में दैट इज अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स टीचेस अस हाउ टू डील विथ योर स्केयर रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम satisfaction of the wants। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स होने के बाद अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। एक आंसर है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और हमें बस वो फीचर्स में के एक एक पार्ट जो है वो सीखते जाएंगे, काम खत्म हो गया। तो एक पार्ट यही है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, या साइंस एज वेल एज आर्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसको हम साइंस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है कि साइंस क्या होता है भाई। द बाय साइंस वी merely अंडरस्टैंड अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस का मतलब क्या होता है, जिसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज नॉट merely द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बट द फैक्ट्स सो अरेंज दैट दे स्पीक फॉर देमसेल्फ। मतलब इसमें सिर्फ ऐसा फैक्ट्स कलेक्ट करके नहीं रखते, वो फैक्ट्स इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो फैक्ट्स खुद अपने लिए बातें करना चालू करते हैं।
जो भी वो रीड करेगा वो अपने आप ही समझते जाएगा कि व्हाट इज गिवन, या क्या है वो लॉ, क्या है वो रूल, क्या है वो चीज, है ना। दिस इज हाउ द लॉज आर डिस्कवर एंड एक्सप्लेन एंड एलिसिएट द फैक्ट। इस तरीके से वो जो लॉ है वो डिस्कवर किए जाते, एक्सप्लेन किए जाते, और उसको एलिसिएट क्या एल्यूसिडेट मतलब क्या, तो उसको स्पष्ट किया जाता है या अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। When laws are formulated, then branch of knowledge becomes a science. तो जब कोई इस फैक्ट्स को एक्सप्लेन करके उसको अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करके, मतलब बोलते हैं ना क्लियर कट बता दिया कि ऐसे ही है, स्पष्ट पद्धति से बता दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट हैज बिकम द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जो है वो क्या बन गया है, साइंस बन चुका है। It is judged by standard. Economics is certainly a science. Science क्यों? क्योंकि economics भी क्या करता है, economics collects the facts. Facts have been carefully analyzed. They are put under suitable classification, and general principle governing these facts have been discovered and enunciated. ये elucidated and enunciated almost same ही है, ठीक है। तो इसका मतलब वही कि इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, ये सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उसको केयरफुली एनालाइज करके उसको क्लासिफाई किया जाता है कि वो जो चीज है वो अपने आप ही उसके बारे में एक्सप्लेन करना चालू करे, राइट। और फिर ये जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है वो क्या बन जाता है, साइंस। इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अ साइंस बट इट इज ऑल्सो एन आर्ट। इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक आर्ट भी है। क्यों आर्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन इट मेथोडोलॉजी एंड एन आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन। अब ये वाला तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देखो बेसिकली साइंस मतलब क्या होता है। ये जो फैक्ट्स, ये जो नॉलेज है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो अब साइंस बन चुका है, दैट इज बेसिकली नॉलेज। ठीक है, फिर से तो साइंस इज ऑल अबाउट नॉलेज, एंड आर्ट मतलब क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं एक एग्जांपल हमेशा लेता हूँ लेक्चर्स में। जैसे मान लो कि कोई कमेंटेटर है ना, मान लो आकाश चोपड़ा। तो आकाश चोपड़ा के पास नॉलेज का फुल बोलते ना, पूरा नॉलेज का एक तरह का क्या बोल सकते हैं, पूरा ट्रेजर है। मैं समझ रहा है, कैसे आउट स्विंग होता है, कैसे बॉल इन स्विंग होता है, कैच कैसे पकड़ना होता है, ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ टेकिंग कैच, इंडियन वे ऑफ टेकिंग कैच, बैटिंग का उसको सारी चीजें पता है। तो ये नॉलेज है, ये साइंस है, सिस्टमैटिक नॉलेज है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन है ना, वैसे चीज है। तो बेसिकली एप्लीकेशन, तो ये सिर्फ ये नॉलेज थोड़ी काम होगा। इस नॉलेज का जब एप्लीकेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे इट्स एन आर्ट। तो किसको हम कहेंगे, एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा बॉलर जो इस नॉलेज को काफी अच्छी तरीके से अप्लाई करके हमें वो चीज प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल बोलूं मैं, जैसे मान लो कि ना एक मैजिशियन है, वो मैजिक शोज कर रहा है। बताओ क्या सही में कोई मैजिक कर रहा है? आंसर इज नो। वो सिर्फ क्या कर रहा है, ट्रिक्स कर रहा है। बट ये ट्रिक्स वो सीखा होगा, उसने उसको प्रॉपरली एनालाइज किया होगा, है ना, उसने उसके ऊपर काम किया होगा। तो जब ये उसने जो नॉलेज लिया है दैट इज साइंस। लेकिन जब वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे उसको प्रेजेंट करे कि बाकी लोगों के बाकी लोगों की नजर जो है वो नजरों से बच के वो आर्ट परफॉर्म करे और लोगों को वो मैजिक की तरह लगे। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए कुछ रूल्स रहेंगे जो वो रोज करता होगा, है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। एंड जब वो प्रेजेंट करता है तब हम बोलेंगे क्या आर्ट है ना। इस ये एक आर्टिस्ट है, मैजिशियन है। मतलब वो क्या कर रहा है, उसके पास एक मैजिक परफॉर्म करने का नॉलेज है कि उसको वो मैजिक परफॉर्म कर पा रहा है। तो बेसिकली जब कोई चीज क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली अप्लाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड एन आर्ट। तो आर्ट क्या है, दोज रूल्स प्रिंसिपल्स, या बोल सकते हैं हम जो भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऐसा कौन बोलता है, जेएम कीन्स। तो जो भी रूल्स हैं, जैसे सिंगर्स है, सिंगर सिंगिंग भी क्या है, एक आर्ट है। और वो इसमें सरगम क्या है ना, सारे गमपा जो होता है सरगम, वो क्या है, एक तरह का इसके रूल्स है कि इस तरीके से आप क्या करो, ये प्रैक्टिस करो तो आप अच्छा गा सकते हो। तो बेसिकली जब कोई सिंगर्स प्रैक्टिस करते तो यही प्रैक्टिस करते ना वो लोग। सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स भी ऐसी। इकोनॉमिक्स में नॉलेज तो है बट इसको अच्छे से अप्लाई करने के बारे में भी होता है, राइट।
बताओ क्या इको हम सिर्फ सीखते हैं कि डेली लाइफ में अप्लाई भी होता है? ऑफ कोर्स अप्लाई भी होता है। हर एक जन अपने तरीके से अप्लाई करता है इकोनॉमिक्स, है ना? और इस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है दैट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। अब साइंस के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है साइंस के अंदर होता है क्या बोलते हैं उसे, नेचुरल साइंस, और एक होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है? जिसके जिस जो चीजें या जो जो भी लॉ लिखा है या जो भी आउटकम है उसको आप वैलिडेट कर सकते हो बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। और सोशल साइंस क्या होता है? वो बिहेवियरल साइंस होता है। समझ रहे हैं? तो इसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कंडक्ट करके इसको वैलिडेट नहीं कर सकते। समझ रहे? तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? ये साइंस तो है, बट बताओ वो नेचुरल साइंस की कैटेगरी में आएगा कि बिहेवियरल साइंस या जिसको हम बोलते हैं सोशल साइंस? तो आंसर ये आएगा सोशल साइंस की कैटेगरी में। एंड दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, एंड अंडर साइंस इट कम्स अंडर सोशल साइंस। तो ये हमारा एक पार्ट हमारा और कवर हो गया। इसके बाद आपको समझना है कि इकोनॉमिक्स में दो और ब्रांचेस होते हैं। एक होता है सोशल हाँ हाँ सॉरी सॉरी सोशल साइंस नहीं, एक होता है नॉर्मेटिव साइंस और एक होता है पॉजिटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस क्या होता है? तो पॉजिटिव साइंस जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो हमें बताएगा चीजें क्या है, जो डिस्क्राइब करेगा, है ना? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ब्राउन कलर की डायरी है, इसमें इतने पेजेस है ना, पेजेस का क्वालिटी ऐसा, तो मैं क्या करूँ, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग दिस डायरी, इट इज अ पॉजिटिव साइंस। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बुक जो होती है वो ब्राउन कलर की नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा मान लो ग्रे कलर की होनी चाहिए, उसके पेजेस ऐसे होने चाहिए, तो मुझे बताओ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ? प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, चीजें कैसी होनी चाहिए। तो जब कोई वर्ड, कोई सेंटेंस आपको प्रिस्क्राइब करता होगा तो वो क्या है? इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस। और जब वो डिस्क्राइब करता होगा तो वो क्या है? पॉजिटिव साइंस। तो बेसिकली पॉजिटिव साइंस क्या बताता है? व्हाट इज इट। एंड नॉर्मेटिव साइंस क्या बताता है? व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। कहते हैं कि पॉजिटिव साइंस जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड है, कि क्योंकि वो ऐसे ही है, बस समझ रहे हैं, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, जो जैसा है वैसा प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है वैल्यूज पे, जजमेंट्स पे। क्यों? तभी तो मैं बताऊंगा ना ये ऐसा होना चाहिए। कब? वो मैं मेरे मॉरल्स के ऊपर, मेरे वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली बात समझ रहे? जैसे अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ों से हमें हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि वन शुड टॉक विद रिस्पेक्ट विद एल्डर्स। समझ रहे? तो ये मैंने सेंटेंस जो बताया ये क्या बता रहा है? व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, बराबर। एंड दिस सेंटेंस इज बेस्ड ऑन माय वैल्यूज। बस इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन माय वैल्यूज, माय प्रिंसिपल्स। समझ रहे? तो इट गिव्स यू वैल्यू जजमेंट। बात समझे? तो जैसे इफ गिव जैसे अश्विन ने मैनकेडिंग में किसी को आउट किया था, तो ये फैक्ट है ना, ऐसा किया अश्विन ने, ये 2 बार किया। बट वैल्यूज के हिसाब से मैं बोलूंगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, कंसीडरिंग दी क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट ऑफ गेम। तो ये मैं वैल्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कोई बोल रहा है कोई 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 स्पिरिट ऑफ गेम नहीं ये हुआ, सामने वाले को ध्यान दे के चलना चाहिए था ना, या बॉलिंग के पहले आगे नहीं जाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हर एक जन अपने हिसाब से बता रहा है बॉस। एंड हर एक का जो सेंटेंस है या हर एक का जो आइडिया वो डिपेंड कर रहा है उनके वैल्यूज के ऊपर, उनके आइडियोलॉजीज के ऊपर। सो ये कैसा सब्जेक्टिव है, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो पॉजिटिव साइंस होता है वो फैक्ट होगा, वो सबके लिए फैक्ट होगा। अश्विन ने 2 बार मैनकेडिंग किया, ये फैक्ट है, दैट इज अ पॉजिटिव साइंस। आई होप यू आर क्लियर। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक फोटो है जो आपको बताएगा कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव। देखो यहाँ पे है, तो देखो पॉजिटिव क्या है? अ स्टेम ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द डेटा एंड द फैक्ट, और ये बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड ओपिनियंस। ठीक है, आगे ये इट इज अ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, और ये कैसा है? इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये क्या बता रहा है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना?
जो भी चीज हो रहा है उसका कॉज क्या था, उसका इफेक्ट क्या था, क्योंकि ये फैक्ट है ना। और ये कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। इट इज ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव, ऐसा भी हम एनालाइज करते हैं। ये बता रहा है व्हाट एग्जैक्टली इज और व्हाट एक्चुअली इज, और ये बता रहा है व्हाट ऑट टू बी। ये क्या बता रहा है, अच्छा इसका स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड, प्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड, टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, एंड दिस स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टेस्टेड, क्योंकि ये क्या है, बेस्ड ऑन, ये सब्जेक्टिव है ना, तो हम इसको चेक नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन इन द रियल, वेरीफाइड विद रियल डेटा, वेरीफाइड बाय, कैन नॉट वेरीफाइड बाय एक्चुअल डेटा। अब थोड़ा सा बोर कर रहे लोग। साइंस विद बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और ये क्या, बेस्ड ऑन ओपिनियन, वैल्यू, जजमेंट्स। ये रियलिस्टिक है और ये आइडियलिस्टिक है। अगेन अ गुड, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिंग्विश। और उसके बाद में हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व, और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो उसके बारे में बता रहा है, और ये हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व इसके ऊपर। समझ रहे? सो दैट इज योर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी है। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे साथ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बता रहा है, द डेटा एक्यूरेसी, डज अ करेंसी डिवैल्यूएशन फ्यूल इन्फ्लेशन। हाँ, ये क्या हो गया, ये जो सवाल है बेसिकली ये क्या बता रहा है, फैक्ट के ऊपर है कि क्या करेंसी डिवैल्यूएशन ने इन्फ्लेशन को और हवा दी है, या उसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ा है। आर ऑयल प्राइसेस कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी स्लो डाउन, ऑयल के प्राइसेस की वजह से जीडीपी स्लो डाउन हो रहा है क्या। डिस्पोजेबल इनकम हैज डिक्लाइंड बाय 15%, तो ये भी फैक्ट बता रहा है। व्हेन डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स, द डिमांड ऑफ ओन लेबल सुपरमार्केट फूड राइजेस, जब डिस्पोजेबल इनकम कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, सुपरमार्केट फूड का डिमांड, ओन लेबल मतलब सुपरमार्केट जो खुद फूड बनाते हैं उसका प्राइस, उसका डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि वो सस्ते हो जा रहे हैं, है ना। तो ये सब फैक्ट्स के बारे में। द रेजिंग टैक्स ऑन अ बियर विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स ऑफ ब्रीवर्स। ओके, अगर आप बियर के ऊपर टैक्स बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा ब्रीवर्स के प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट विल डैम्पन हाउस प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हाउस के प्राइसेस जो है वो कम हो चुके हैं। ये सारे चीजें क्या है, देखो फैक्ट्स बता रहे हैं। अब आइए इस तरफ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल देखो क्या है। हायर एजुकेशन शुड बी फ्री, है ना, ये कैसा है, किसी का कोई अपने वैल्यूज के हिसाब से बात कर रहा है, या फिर ये कैसा सब्जेक्टिव है, हर एक के हिसाब से ये चेंज होगा, राइट। ये इन सब के आंसर्स मुझे बताओ, क्या सबके हिसाब से चेंज होगा कि सबके लिए सेम रहेगा। ऑफ कोर्स सबके लिए सेम रहेगा, ये फैक्ट है। और ये क्या है, ये सजेशंस है एकदम शॉर्टकट में। शुड ऑल्टरनेटिव फ्यूल बी सब्सिडाइज, है ना, क्या सब्सिडाइज होना चाहिए और फ्यूल को। वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम, बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन शुड बी फ्री, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन, द मिनिमम वेज शुड बी रेज्ड बाय 20%, द मार्केट मैकेनिज्म शुड बी अलाउड to work freely in order to make sure resources are best। मार्केट मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर के बाद सिखाऊंगा मैं कैपिटलिज्म के बारे में। द अल्कोहल कंजम्पशन शुड बी कंट्रोल्ड बाय इन्फोर्सिंग मिनिमम प्राइस फॉर अल्कोहल बेवरेज सोल्ड इन सुपरमार्केट, मतलब अल्कोहल के कंजम्पशन को हमें रोकना पड़ेगा, कैसे, उसके ऊपर मिनिमम प्राइसेस सेट करके। तो ये कैसा है ना, नॉर्मेटिव है, ये सजेशंस है, बात समझ में आ रहा है। एंड दिस इज योर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल। एक और देखो, और भी एग्जांपल्स है मेरे पास। द लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये क्या फैक्ट है ना बच्चों। इनकम इज नॉट इक्वल इन ऑल कंट्रीज, फैक्ट। द गवर्नमेंट लेवीज मोर टैक्सेस ऑन टोबैको, पीपल स्टार्टेड स्मोकिंग लेस, अगर टोबैको पे ज्यादा टैक्स चार्ज करेंगे तो पब्लिक स्मोकिंग लेस करेगी। ये क्या है, अगेन इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंसेस, फैक्ट बता रहे हैं। देखो नॉर्मेटिव का भी एक एग्जांपल यहाँ पे शायद है, हाँ देखो क्या है, नॉर्मेटिव क्या है, वर्कर्स वेज इज $5 पर आवर, ये क्या है फैक्ट, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन इफ द वेजेस शुड बी मोर देन 10%, $10 पर आवर, ये क्या है, नॉर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दैट्स इट। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बारे में। एक और दिया इस चैप्टर में, माइक्रो एंड मैक्रो, आई डोंट थिंक सो ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, एवरीबडी नो दैट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे मुंबई मार्केट, गुजरात मार्केट, है ना। और यहाँ पे होल इकोनॉमी, पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड के बारे में हम बात करेंगे। इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ द गुड्स, हम इसमें स्टडी करेंगे एक गुड्स के प्राइस का क्या असर है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल लेबर मार्केट के बारे में बात करेंगे, जैसे कोचिंग क्लास के ओनर्स के बारे, कोचिंग क्लास के टीचर्स के ऊपर, स्कूल टीचर्स के बारे में क्या है, या कॉल सेंटर्स के एम्प्लॉय के बारे में कैसा है।
तो हम पर्टिकुलर लेबर मार्केट की बात करें, और यहाँ पे हम ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, है ना। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितना बाय करेगा, एक फैमिली कितना बाय कर रहा है, एक एरिया के लोग कितना बाय कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पूरे देश में कितना डिमांड होगा या हो रहा है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई ऑफ गुड कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक प्रोडक्ट का या एक प्रोडक्ट का सप्लाई या एक कंपनी का सप्लाई या एक इंडस्ट्री का सप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, पूरे कंट्री का प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, दैट इज गोना डिसाइड द एग्रीगेट सप्लाई, राइट। तो ये सब आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, समझ रहे हैं। अब ये हो गया आपका यूनिट 1 में इतना भी आपको पता है तो आपको बहुत ज्यादा पता है, ठीक है। अब यूनिट 2 के अंदर तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में, और सबको पता है दो दो तरीके के मेन सिस्टम्स है इकोनॉमिक्स, एक है सोशलिज्म और एक है कैपिटलिज्म, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म मतलब क्या, when all the assets are owned by private firm, right? And socialism क्या है, all the assets are owned by government या cooperatives, मतलब बेसिकली यहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप होता है। मतलब अगर ये कंट्री है तो इसमें स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, रेलवे, रोडवे, वाटरवे, एयरवे, समझ रहे, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट पर्सन, इंडिविजुअल, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही जगह पे सोशलिज्म है तो स्कूल, कॉलेजेस, ये क्या था, रेलवे, रोडवे, वाटरवे, एयरवे, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें किसकी रहेगी, तो इट विल बी गवर्नमेंट। अबे गवर्नमेंट का मतलब किसका है, हम सबका है। सो वी ऑल आर इक्वल ओनर ऑफ दिस, और आई मीन ऑल, जैसे रेलवे किसका है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट मतलब कैसे, हम सबका, तो हम सबको रेलवे में जाने का अधिकार है, बस समझ रहे वैसा। और क्योंकि गवर्नमेंट का है तो प्राइजेस भी कैसे रहेंगे, कम। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है। इक्वालिटी, अगर कैपिटलिज्म रहेगा तो क्या होगा, अब मुझे बताओ, अगर सब जगह पे प्राइवेट सेक्टर रहेंगे तो वो लोग अपने लोगों को ही आगे लेके जाएंगे, राइट। फिर वो लोग कुछ लोगों को ही ज्यादा पगार देंगे, बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। इससे क्या होगा, कुछ लोगों का इनकम जरूरत से ज्यादा, कुछ लोगों का इनकम जरूरत से कम रहेगा। एंड इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम अराइज होगा। देखो यहाँ पे लिखा है कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है, इनइक्वालिटी। लेकिन अगर सोशलिज्म रहेगा तो भाई सब जगह पे क्या रहेगा, इक्वालिटी, देयर विल बी अ प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी। बात समझ में आया। अच्छा, अच्छा, अगर गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगा, देयर विल बी मार्केट फेलियर। ये मार्केट फेलियर मतलब क्या, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होगा कि वेस्टेजेस होगा, वेस्टेजेस होगा भाई। अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कार बनाते हैं तो एक कार बिकेगी ना, तो मुझे लाखों रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो कार बनाने वाले लोग ज्यादा रहेंगे और खरीदने वाले कम रहेंगे, तो ये क्या बन गया, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेयर एज फूड, एक ब्रेड बना के मुझको सिर्फ 10 रुपए, वो ब्रेड बिक रहा है 45 रुपीज में और उसमें सिर्फ 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, ये क्या प्रॉफिट हो गया। तो ब्रेड या फूड बनाने वाले लोग रहेंगे कम और डिमांड बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से ब्रेड का प्राइस जरूरत से ज्यादा रहेगा। तो ये क्या हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इन दोनों को बोला जाता है मार्केट फेलियर। तो मार्केट क्या एफिशिएंट लेवल पे काम कर रहा है क्या, द आंसर इज नो। एफिशिएंट लेवल पे कब रहेगा, जब डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। तो क्या ऐसा सीन होगा कभी, नेवर। कुछ चीजों के केस में ओवर सप्लाई रहेगा, कुछ चीजों के केस में अंडर सप्लाई रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट फेलियर। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अंडर कैपिटलिज्म, राइट। लेकिन अगर सोशलिज्म रहेगा तो गवर्नमेंट प्रॉपरली प्लान करेगा कि कितने की जरूरत है और कितनी चीजें हम सप्लाई कर रहे हैं। और इससे एक ऐसा आइडियलिस्टिक अप्रोच है कि अगर सोशलिज्म रहेगा तो मार्केट फेलियर जो है दैट कैन बी कंट्रोल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, इट अटेम्प्ट्स टू ओवरकम द मार्केट फेलियर, ठीक है। अगर कैपिटलिज्म रहेगा तो मोनोपोली वगैरह हो सकता है ना। अगर सोचो ना, मार्केट से गवर्नमेंट ही हट गया तो अपने यहाँ पे जो कुछ बड़े 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 बिजनेस हाउसेस है, जैसे कि अंबानीज है, अदानीज है, ये लोग हो सकता है, जैसे जियो ने एक स्ट्रैटेजी खेला था, फ्री में देके मार्केट के सारे टेलीकॉम कंपनीज को मार्केट के बाहर निकाल, है कि नहीं, और उसके बाद मोनोपोली सेट हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट के होने के वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं होने दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर गवर्नमेंट ही ना हो तो मोनोपोली बनाना काफी इजी होगा, एंड नॉट ओनली फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी बट फॉर एनी, आई मीन
जिसके पास भी पैसे है, जिसके पास भी पावर है, वो लोग के लिए मोनोपोली बनाना काफी इजी हो जाए। और सोशलिज्म में मोनोपोली वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। ये एक बड़ा अब कैपिटलिज्म होने की वजह से क्या फायदा होता है? कैपिटलिज्म होने की वजह से होता है डायनेमिक इकोनॉमी। डायनेमिक मतलब इकोनॉमी, बताओ सब जगह के अगर प्राइवेट सेक्टर रहेगा, जैसे आप मोबाइल सेक्टर को देखो ना, क्या मोबाइल सेक्टर कभी स्टेबल रहता है? नहीं, हमेशा नई नई चीजें। भाई मोबाइल के बारे में तो ऐसा भी बोलते कि हमेशा आप कभी भी मोबाइल खरीदो, आपको यही लगेगा काश एक हफ्ता और रुक जाता, है ना? क्योंकि एक हफ्ता और रुक जाता तो और बेहतर फोन मुझे मिलता। तो ये है पावर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वो लोग हमेशा हमें किससे डिराइव है? तो बेसिकली वो लोग हमेशा प्रॉफिट के लिए मरते, राइट। इस और प्रॉफिट कमाने के लिए दे वांट, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इनोवेशन, एंड दैट्स व्हाई बार 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 इसके अंदर नए नए इनोवेशन आते हैं। दैट्स व्हाई डायनेमिक इकोनॉमी। और मुझे बताओ, एक कंपनी कुछ नया लेके आएगी तो उसका ही सेल ज्यादा होगा, तो इंसेंटिव फॉर इनोवेशन है, एंड दैट्स व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। लेकिन सोशलिज्म में बताओ तुम कितना भी इनोवेट करो, क्या फायदा तुमको होने वाला है कि सबको होने वाला है? सबको होने वाला है। एंड इसके लिए लोग ऐसा थोड़ा लेट गो एटीट्यूड रखते हैं, भाई छोड़ना, सब लोग कोई ना कोई कर ही लेगा इनोवेशन, हमको क्या करना है? कोई करेगा तो फायदा भी हमको ही होने वाला है। सो दैट इज therefore it is inefficiency of state industry। इस स्टेट इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज का इनएफिशिएंसी। बताओ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे लग गए तो आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आप आपके कैपेसिटी से भी कम काम करोगे। क्यों? आप काम करो या ना करो, पगार तो आपको मिलने वाली है, और आपका प्रमोशन भी होने वाला है, क्योंकि आपका प्रमोशन आपके परफॉर्मेंस पे बेस नहीं है, आपका प्रमोशन आपकी सीनियोरिटी के ऊपर बेस है। तो बेसिकली लोगों को जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा काम करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाने की, एक्स्ट्रा इनोवेशन लाने की। दैट्स व्हाई सोशलिज्म में थोड़ा सा फेलियर देखा जाता है, और थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा लेस इंसेंटिव। इसीलिए बताओ, अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत भी करता हूँ तो मुझे क्या ही मिलने वाला है? उतना ही पगार मिलने वाला है जितना सैलरी स्लिप पे लिख के आ रहा है। इसके लिए इंसेंटिव्स नहीं है अच्छा काम कर। अब आगे क्या है? इनकम डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। कैपिटलिज्म में आपको इनकम कहाँ पे डिपेंड, आपका इनकम किस पे डिपेंड है? मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड और सप्लाई पे। अगर आप जो काम कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप लेबर सप्लाई कर रहे हो, अगर ऐसे लेबर का सप्लाई मार्केट में कम रहेगा तो आपका इनकम ज्यादा रहेगा। लेकिन आपके जैसे काम करने वाले बहुत सारे लेबर्स है तो आपका इनकम कम ही रहेगा, क्योंकि आप ऐसे भी क्या ही कर रहे हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऑफकोर्स आपका इनकम ज्यादा है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जिसका डिमांड मार्केट में है ही नहीं, सप्लाई ज्यादा है, तो उसका आपका इनकम। तो बेसिकली आपका इनकम, चाहे आप बिजनेसमैन रहो या वर्कर रहो, तो आपका इनकम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। और सोशलिज्म में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? रिच लोगों पे ज्यादा टैक्स ले रही है, और यही टैक्स क्या कर रही है? पुअर लोगों पे लुटा रही है। लुटा रही है इन द सेंस, नॉट, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव फॉर्म। लुटा रही है मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? ये एक्स्ट्रा जो टैक्स है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस में? अमॉन्ग द पुअर। बट वो लोग पैसे नहीं दे रहे, वो लोग इन काइंड में दे रहे हैं। जैसे वो लोग फ्री में एजुकेशन दे दिए, फ्री में हेल्थ सर्विसेज दे दिए। इससे क्या हो गया? एक पुअर फैमिली का एजुकेशन का खर्चा बच गया, तो जो पैसा बचा उससे वो उनका परचेजिंग पावर बढ़ गया, जो वो दूसरे चीजों में यूज कर सकते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उनका हेल्थ केयर का पैसा बच गया, और वो पैसे से वो उनकी दूसरी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है रिच लोगों से, और ये पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमॉन्ग पुअर्स। यहाँ पे प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं? बाय डिमांड एंड सप्लाई, है ना। और यहाँ पे प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं? गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, हर चीज का प्राइस डिसाइड होगा। एफिशिएंसी, मार्केट इंसेंटिव एनकरेज। अभी मैंने बताया कि मार्केट क्या कर रहा है, लोगों को एनकरेज कर रहा है कॉस्ट कट करो, है ना। और गवर्नमेंट ओन फॉर्म हैव फ्यूअर इंसेंटिव, मतलब उनको क्या ही पड़ी। टैक्सेस, अच्छा, कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल काफी कम रहता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट काम ही कम करेगा तो गवर्नमेंट टैक्सेस भी कम चार्ज करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ही कम। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा काम किसका है? गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे टैक्सेस कैसे रहते हैं? प्रोग्रेसिव। लोग रिच लोगों से ज्यादा टैक्स लेंगे, पुअर लोगों से कम, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेस। हायर स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज, लोग पब्लिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इस पे ज्यादा पैसे खर्च करते। हेल्थ केयर लेफ्ट टू फ्री मार्केट। हेल्थ केयर, लोगों के हेल्थ के बारे में जो देखभाल है वो फ्री मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। और यहाँ पे हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट फ्री, गवर्नमेंट फ्री एट अ पॉइंट ऑफ यूज, दैट्स इट। तो दैट इज ऑल समथिंग अबाउट
कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब एग्जाम में जो है ना कैपिटलिज्म को अलग अलग नाम वो लोग लेके पुकारेंगे। इसको वो लोग मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे, मार्केट मैकेनिज्म बोलेंगे, फ्री मार्केट बोलेंगे। अच्छा, फ्री मार्केट और ओपन मार्केट में फर्क है बॉस। ओपन मार्केट मतलब जिसमें जो फॉरेन ट्रेड के लिए ओपन है, विच हैज क्लोज देयर डोर्स फॉर फॉरेन ट्रेड। और फ्री इकोनॉमी मतलब जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स जो है दे आर फ्री, या प्राइवेट सेक्टर रिस्ट्रिक्शंस कम, उसको बोलेंगे फ्री। तो डोंट मिसअंडरस्टैंड ओपन इकोनॉमी एज अ फ्री इकोनॉमी, दोनों अलग है, ठीक है। और इसको और क्या बोलेंगे, मार्केट मैकेनिज्म, लेजेस फेयर पॉलिसी, ऐसे कुछ नाम है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म को क्या क्या बोला जाता है, प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, फ्रोजन इकोनॉमी, क्योंकि ठंडा पड़ा रहता पूरा मार्केट, ज्यादा इनोवेशंस नहीं होते। ये सारे कुछ नाम है सोशलिज्म के। दैट्स इट, आई गेस इतना ही है चैप्टर 1 में। और कुछ ज्यादा है ही नहीं। देखता हूँ मैं सारे स्लाइड्स कवर कर लिए क्या मैंने। दैट्स इट, बस आई गेस चैप्टर 1 में का इंपॉर्टेंट चीजें इतनी थी। अब बाकी बच्चों, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितने एमसीक्यू सॉल्व करते हो, उसके ऊपर आपका भवितव्य निर्भर करता है। थैंक यू सो मच।